साइलेंस प्लीज। आई थिंक आप पेज नंबर 16 और 17 पढ़ रहे थे एंड देयर वर सम क्वेरीज विच हैड स्टार्टेड द डिस्कशन। दोबारा प्लीज अच्छे से गो थ्रू करो। एज आई टोल्ड यू, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स is very important from your unit test point of view. बोलो anybody has any query? I think कल किसी ने मेरे को ड्राइंग्स का क्वेरी पूछा था जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अदर was a representative personal accounts. I think somebody had asked the query. I think हमने ये भी डिस्कशन कर लिया था। So you please go through the entire page number 16 and 17, and if you have any other query please ask. एक एक वर्ड प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना। The smallest of the query please ask. Nominal account, yes, very much. What is personal account बताओ तो थोड़ा। पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट ऑफ पर्सन। सिंपल यार, पर्सनल अकाउंट मीन्स अकाउंट ऑफ पर्सन। अब ये पर्सन कौन सा हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी से, आइदर इज अवर डेटर और इज अवर क्रेडिटर। आइदर उससे पैसा लेना है, मनी और मनी इज वर्थ इज रिसीवेबल फ्रॉम दैट पर्सन इन फ्यूचर, और मनी और मनी इज वर्थ इज पेएबल टू दैट पर्सन इन फ्यूचर। फिर अपन ने क्या बात किया था? तीन टाइप का पर्सनल अकाउंट रहता है। 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर देयर। व्हाट इज द फर्स्ट वन? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका आइडेंटिफाई करने का, कैन आई डू अ ट्रांजैक्शन विथ दैट पर्सन? क्या मैं उसको गुड्स बेच सकता हूँ? क्या मैं उससे गुड्स खरीद सकता हूँ? क्या मैं इसको पैसा दे सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ? इफ यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्या मैं कहीं पर बैठ कर उसके साथ चाय पी सकता हूँ? नो। अबे पोदार कॉलेज के साथ चाय कैसे पियोगे? प्रोफेशनल एकेडमी के साथ चाय कैसे पियोगे? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कैसे पियोगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ? भाई पर्सन का मतलब खाली नेचुरल पर्सन नहीं है, दिमाग में बिठाओ। हाँ, नेचुरल पर्सन रहेगा तो अपन बैठ के चाय भी पी सकते हैं, गाली गलौज भी कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। मैं अभी नीचे वही कर रहा था, उसमें 10 मिनट लेट हो गया। तो पर्सन के साथ कर सकते हो बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल पर्सन। बट पर्सनल अकाउंट में खाली नेचुरल पर्सन थोड़ी होता है, उसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन मतलब? व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। इट इज क्रिएटेड बाय व्हाट? लॉ। नेचुरल पर्सन इज क्रिएटेड बाय whom? गॉड। बुक्स में वैसा ही लिखा है, एग्जाम में भी वही लिखने का। सो नेचुरल पर्सन, सॉरी, यस यस, गॉड नाम आना चाहिए बस। बाकी तू तेरे हिसाब से ड्राफ्ट कर, ये कोई साइंस नहीं है कि वर्ड टू वर्ड लिखने का है, लेकिन गॉड वर्ड नहीं आया तो लफड़ा है। तो पर्सनल अकाउंट बिल्कुल क्लियर एवरीबडी। देख, नॉमिनल अकाउंट को समझने के लिए पहले पर्सनल और रियल का पिक्चर दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट में एक्चुअली दो ही है। तीसरा जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो बाकी दोनों में से ही है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है बोल? ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ विच पर्सन? आइदर इट इज ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन और इट कैन बी ग्रुप ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन। मोस्टली इट इज ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन। सो तीसरा वाला जो है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो एक्चुअली फर्स्ट दो का ग्रुप बना दो। इट इज ग्रुप ऑफ फ्यू नेचुरल पर्सन्स और ग्रुप ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपका बन जाएगा थर्ड वाला, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसको बराबर से दिमाग में बिठाओ कि भाई पर्सनल अकाउंट का मतलब आइदर दैट पर्सन इज माय डेटर और दैट पर्सन इज माय क्रेडिटर। फालतू में वरना मैं किसी का अकाउंट क्यों बनाएगा? उसमें बहुत एफर्ट भी लगता है और बहुत खर्चा भी करना पड़ता है।
किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी बिजनेसमैन खुद बैठ के तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा यार, बिजनेसमैन तो बिजनेस करेगा, उसको तो हजारों कस्टमर से मिलना है, सप्लायर से मिलना है, परचेस करना है, सेल करना है, मार्केटिंग करना है। सो ही हैज सो मच ऑफ द वर्क एज अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन खुद बैठ के थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेगा, खुद बैठ के थोड़ी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, उसको तो किसी क्वालिफाइड अकाउंटेंट को रखना पड़ता है। उस अकाउंटेंट को रख के उसको बैठने के लिए प्रॉपर जगह देना पड़ता है। सो ये बहुत खर्चे वाला काम है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास करना है या उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। नो, इट्स अ फुल टाइम जॉब. Somebody has to be on the full time job 10 hours a day doing only accounting, because there are hundreds and many times thousands of business transactions which are recorded in the books of account. तो ऐसा हर एक पर्सन का अकाउंट ओपन करेगा तो मैं तो पागल हो जाएगा। मेरे दुकान में दिन में 200 कस्टमर आता है, थोड़ी बहुत 200 लोग का मैं अकाउंट ओपन करेगा। कोई होटल वाले में दिन में 500 लोग खाना खाने को आते हैं, थोड़ी वो 500 लोगों का अकाउंट ओपन करेगा। भाई मैं अकाउंट उसी का ओपन करेगा जिसके साथ मेरा लेना देना स्टार्ट हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि लेना देना स्टार्ट ही नहीं हुआ तो भी मैं उसका अकाउंट थोड़ी बनाएगा। कैन यू गिव मी द एग्जांपल कि कोई पर्सन ऐसा है जो मेरे प्रीमाइसिस में, मेरे ऑफिस में, मेरे दुकान में विजिट कर रहा है लेकिन उसके साथ अभी तक मेरा लेना देना स्टार्ट ही नहीं हुआ। हायरिंग एन एम्प्लॉय, एग्जैक्टली, इंक्वायरी ऑफ द एडमिशन। इधर 10 बच्चे इधर आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, थोड़ी 10 के 10 एडमिशन लेने वाले हैं। आज के बच्चे तो 5 जगह पे जाते हैं। मैं जब भी पढ़ता था तो 1 या 2 कोचिंग क्लास था। तो आज का बच्चा तो इधर जाके डेमो बैठेगा, इधर जाके डेमो बैठेगा, इधर इंक्वायरी करेगा, उधर करेगा, फिर डिसाइड करेगा किधर एडमिशन लेना है। और करेक्ट है, गलत क्या है उसमें? दैट इज वाई इट इज अबाउट योर करियर। तो हर एक इंक्वायरी आएगा तो इंक्वायरी का थोड़ी मैं मेरे बुक में अकाउंट खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि उसके साथ मेरा लेना देना व्यवहार अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं अकाउंट किसका ओपन करेगा? बहुत सिंपल है, जिसके साथ मेरा लेना देना स्टार्ट हो गया लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, बस उसी का अकाउंट मेरे बुक में ओपन होएगा। बिजनेस में तो बेटा हजारों लोग विजिट करते हैं, सबका थोड़ी अकाउंट बनता है। मेजॉरिटी कस्टमर तो मेरी दुकान में आएंगे, सामान उठाएंगे, पैसा देंगे, निकल जाएंगे, तभी का तभी लेना देना खत्म हो गया। होटल में अपन जाएंगे, खाना खाएंगे, होटल का बिल चुकाएंगे, टिप देंगे, निकल जाएंगे, लेना देना खत्म हो गया। तो जब लेना देना खत्म होएगा तो काहे का अकाउंट बनाने का? बिकॉज अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। मैं किसी पर्सन का अकाउंट ओपन करेगा तो मैं किसी पर्सन का अकाउंट ओपन करेगा तो मेरे को पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भाई ये बंदे के साथ मैंने पूरे साल में क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, कितना गुड्स बेचा, कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिलने का बाकी है, उसने कभी चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। आमीन, मैं एक बंदे के साथ पूरे साल में 25 ट्रांजैक्शन करता हूँ। साला 25 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तभी करूँगा वेर आइदर दैट पर्सन इज माई डेटर और इज माई क्रेडिटर, आइदर मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर और पेएबल इन फ्यूचर। ये पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल पर्सन विच इज ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी। सेकंड इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ दिस कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो भी लॉ, और ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करना है तो भी लॉ। देर इज अ लीगल प्रोसीजर विच इज डिफाइंड फॉर स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी को होटल स्टार्ट करना है तो 10 लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है तब जाके होटल स्टार्ट होएगा, और होटल बंद करना है तो भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई ये रीज़न की वजह से मैं ये बंद कर रहा हूँ तो भाई मेरा लाइसेंस को कैंसिल करो। जब तक वो लाइसेंस कैंसिल नहीं होएगा तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन लॉ की नज़र में जिंदा ही रहेगा और फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर आता ही रहेगा। So understand this very logically. If it is a natural person, it is created by the blessings of God. But if it is artificial person, the organization, और ये organization के अलग अलग फॉर्म होते हैं। It can be partnership firm, it can be a private limited company, it can be a public limited company, it can be a gram panchayat, it can be insurance company, it can be some library, it can be some restaurant, it can be some big company like Reliance. I mean, it is endless. It can be a Fortis hospital. हमारे आजू बाजू के यहाँ से बाहर निकलेंगे रोड पे सारी ऑर्गेनाइजेशन ही तो है।
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखेगा, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। और नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन का अगर आप ग्रुप बना देते हो, देन सच अकाउंट इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट सबको भी बिल्कुल क्लियर है। सेकंड था अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या? रियल अकाउंट के साथ में तुम कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हो कि नहीं? नहीं। लेकिन रियल अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये डिफरेंस समझता है ना? रियल अकाउंट मतलब क्या मालूम है? सिंपल भाषा में हमारे सारी प्रॉपर्टीज रहेगा, जो चीज़ें हमारे पास रहेगी, जो हमारा एसेट है। उसको एसेट क्यों बोलते हो? क्योंकि अगर मैं उस एसेट को डिस्पोज करेगा, आई विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू मनी और मनी इज वर्थ। हेलो, आर यू देयर? फिर आपको याद है रियल अकाउंट मैंने बताया था दो कैटेगरी का है। विच इज द फर्स्ट कैटेगरी? टेंजिबल रियल अकाउंट। दूसरा कौन सा है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सो फर्स्ट इज टेंजिबल रियल अकाउंट, सेकंड इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट। दोनों में कॉमन क्या है बताओ? ये दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। अनकॉमन जाने दो, ये दिखाई देता है, ये मिस्टर इंडिया के टाइप है तो ये दिखाई नहीं देता। तो एक दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। कोई बताएगा टेंजिबल इंटेंजिबल में विच इज द बिगेस्ट कॉमन थिंग? मॉनेटरी वैल्यू है। एग्जैक्टली, ये बहुत वाइटल है। अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो मैं इसको बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। कितना भी वैल्यूएबल होने दो, लव इज वेरी वैल्यूएबल, एड इज वेरी वैल्यूएबल, यू कांट कन्वर्ट दैट इनटू मॉनेटरी वैल्यू। हाँ, हवा को मॉनेटरी वैल्यू में तुम डाल सकते हो, अगर उसको फुग्गे के अंदर डाल दिया तो 10 रुपए का फुग्गा बेच सकते हो। But otherwise, it is very valuable, but I can't convert that into a proper, reliable estimate of the monetary value. ऐसे बोलते हैं ये लोग। सो टेंजिबल इंटेंजिबल में याद रखना, द कॉमन पार्ट इज दोनों मेरा एसेट है, दोनों को मैं डिस्पोज कर सकता है फ्यूचर में, और डिस्पोज करेगा तो उसको बेच के मुझे या तो पैसा मिलेगा या तो मनी इज वर्थ मिलेगा। इंटेंजिबल, देख टेंजिबल तो बहुत सिंपल है, हमको आँख के सामने दिखाई देते हैं। फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एयर कंडीशनर है, मोटर कार है, बिल्डिंग है, आई मीन सो मेनी आर देयर। लेकिन इंटेंजिबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इंटेंजिबल ऐसे हैं जो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। आगे जाके जब मैं तुमको हायर लेवल पे लेके जाएगा तो इंटेंजिबल में 10-15 एग्जाम्पल है, बट तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में 4 ही एग्जाम्पल है, और ये चारों तुमको प्लीज याद रखने पड़ेंगे। विच इज द फर्स्ट वन एवरीबडी? गुडविल, patent, trademark, copyright. Which are the 4 everybody? First one is goodwill, second is patent, trademark, copyright. तो ये जो 4 नाम है, ये तुम्हारे कॉलेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों में कॉमन क्या है? कि ये दिखाई नहीं देते, इंटेंजिबल। मैं उसको टच नहीं कर सकता, मैं इसको देख नहीं सकता, but definitely I can feel the existence of that asset. I am the owner of that. Patent, such a valuable asset. इमेजिन करो, मैंने करोड़ों रुपए का खर्चा करके मस्त कुछ इनोवेटिव चीज बनाया, कैंसर का इंजेक्शन बनाया, कि ये इंजेक्शन मारो तो या तो कैंसर ठीक हो जाएगा या तो वो निकल लेगा, दोनों सिनारियों में पेन से बाहर हो जाएगा। नहीं समझा? अबे हंसो तो सही, जोक मारा। नहीं समझा? मतलब पेन फ्री कर देगा तुमको। अभी तुमको क्या लगता है, इतना सालों में इतना साला रिसर्च करके किसी ने कैंसर का दवाई बनाया, थोड़ी वो दवाई दूसरा कोई फार्मा कंपनी बना सकता है? क्योंकि जैसे में वो दवाई बनाएगा ना, आई विल हैव टू गो टू द गवर्नमेंट, और मेरे को वो पेटेंट को खुद के नाम पे रजिस्टर करना पड़ता है। तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई ये चीज़ तुम्हारा ही है, और अगर इंडिया में और किसी ने गलती से भी वो चोरी से भी यूज़ किया तो करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ का पेनल्टी उसको लग सकता है। सो आई एम द ओनर ऑफ दैट पेटेंट, आई हैव द प्रोडक्शन राइट, और वो प्रोडक्शन और कोई नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो बहुत सिंपल है। ट्रेडमार्क मतलब लोगो रहता है। रिलायंस का एक लोगो है, मैकडोनल्ड्स का एक लोगो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक लोगो है, हर एक ने अपना लोगो है, और कस्टमर प्रोडक्ट को लोगो के नाम से पहचानता है। अपन वर्ल्ड में किधर भी जाएंगे, मैकडी देखा तो अपन लोग तो घुस जाएंगे, क्योंकि बाहर जाते हैं ना साला और कुछ खाने को नहीं मिलता है, लेकिन मैकडी मिल जाता है। तो मैकडी का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, वो लोगो का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है।
आपने एक मूवी शायद था, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड चक दे करके आया था। उसमें एक सीन है जिसमें लोग ने मैकडोनल्ड्स दिखाया है, बट इट वॉज आर्टिफिशियल लोगो, नॉट द रियल लोगो, बिकॉज मैकडोनल्ड्स ने उनको मना किया था। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, because the movie producer wanted to show the actual McDonald's, but obviously उनका डील क्रैक नहीं हुआ था, ये सब न्यूज़ में आया था, तो वो लोगों उनको यूज़ करने का अलाउड ही नहीं था। तो उस मूवी में उन्होंने क्या किया था, मैकडोनल्ड्स का फॉन्ट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, लुक चेंज कर दिया, तो पूरा चेंज करना पड़ता है, वैसे ही वो लोगो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज समबडी विल बी द ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क। हाँ, आपको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, वरना कैसे पता चलेगा कि यू आर द ओनर। इमेजिन करो तुमने एक लोगो बनाया और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और दूसरे किसी ने 3 महीने के बाद वही लोगो यूज़ किया, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा यार कि ओरिजिनल हु इज़ द ओनर ऑफ दैट लोगो। जैसे कोई नया लोगो बनाते हो ना, तुरंत से जाके गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना पड़ता है, सो यू हैव द राइट टू यूज़ दैट ट्रेडमार्क। कॉपीराइट वगैरह जो वर्ड है, ये कॉपीराइट मूवी वगैरह में यूज़ होता है, ऑथर के लिए यूज़ होता है कि भाई किसी ने अगर मूवी बनाया तो नोबडी हैज अ राइट टू कॉपी दैट मूवी एंड देन शो दैट मूवी टू द वर्ल्ड। हाँ, इलीगली बहुत होता है, तुम लोग न्यूज़ वगैरह में पढ़ते रहोगे कि भाई मूवी लीक हो गया ऑनलाइन में, वहाँ ऑब्वियसली पायरेसी होता रहता है, बट वो लीगल नहीं है। अगर पायरेसी करने वाला पकड़ा गया तो यू विल हैव टू पे crores of rupees ऑफ पेनल्टी टू द प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी। सो उसके पास क्या रहता है, उसके पास उस मूवी का कॉपीराइट रहता है। समझो कोई अच्छा बुक लिखेगा, टुमारो आफ्टर फ्यू ईयर्स मैं समझो अकाउंट्स का बुक लिखेगा, कभी थक गया पढ़ाते पढ़ाते, सो वॉट एवर नॉलेज आई हैव लेट मी पुट इट इनटू द बुक। तो मैं 11, 12 फाउंडेशन, इंटर, फाइनल 5 साल का अकाउंट्स का बुक लिखेगा, बट मेरे को तुरंत से वो मेरे नाम पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ताकि वो बुक इंडिया में किधर भी बिकेगा, आई शुड बी एबल टू गेट द रॉयल्टी आउट ऑफ दैट, बिकॉज आई एम द ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। तो ये सारे है ना, साले दिखते नहीं है, बट इसका वैल्यू बहुत बार है ना टेंजिबल रियल अकाउंट से भी ज़्यादा होता है। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग का वैल्यू तो लिमिटेड है, बट ये गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनका अनलिमिटेड वैल्यू, मेनी टाइम्स इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, सो इट इज वेरी वैल्यूएबल एसेट। इसको बेच के पैसा मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इनटेंजिबल रियल अकाउंट। दैट इज द एंड ऑफ द रियल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट का पिक्चर अगर माइंड में क्लियर है, सो वी कम टू द थर्ड वन, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट का और एक नाम है, व्हाट इज द नेम एवरीबडी? पढ़ो तो, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पढ़ो। फिक्टिटियस अकाउंट, चलो थोड़ा बहुत पढ़ने को हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज अ फिक्टिटियस अकाउंट। अभी इसका एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द थ्री। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट में दो ही चीजें आती है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेकेंड इज कॉल्ड एज अ गेन्स एंड इनकम। ये फिक्टिटियस है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सैलरी अकाउंट को फिक्टिटियस क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि सैलरी दिखता नहीं है। सैलरी अकाउंट मैं बोलेगा मैंने किसी को सैलरी दिया, चल, तो क्या दिया? एनीबडी? पैसा दिया, बट एक्चुअली क्या दिया? सैलरी दिया। तो क्या सैलरी दिखता है क्या? कोई बता सकता है सैलरी का शेप स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं। किसी को सैलरी दिया मतलब रोकड़ा दिया, बट वो रोकड़ा काहे के लिए दिया? सर्विस के लिए। सो नॉमिनल अकाउंट, ध्यान से सुनना, नॉमिनल अकाउंट represents the purpose for which the payment is made। मैंने किसी को दिया पैसा, वो मेरा खर्चा है। किस चीज के लिए पैसा दिया, उससे नाम बनाया जाता है। समझो, मैं बहुत मार्केटिंग करेगा मेरे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो उसके लिए भी एक नॉमिनल अकाउंट है। कैन एनीबडी टेल मी विच इज अ नॉमिनल अकाउंट? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो दूसरा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। मैं किसी का प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया और प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा, देगा पैसा, बट सोचने का ये पैसा काय के लिए दिया? रेंट दिया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉमिनल अकाउंट एवरीबॉडी? रेंट अकाउंट। उसके बाद आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट।
चलो यार तुम बोलो, मैं तो हर बार बोलता हूँ। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का और बहुत सारा एग्जाम्पल है, एनीबडी कैन टेल मी? स्टेशनरी अकाउंट, वेरी गुड. सो स्टेशनरी अकाउंट इज द नेक्स्ट वन. एनीबडी? सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट करेक्ट है. इसमें अपने ऑफिस के छोटे छोटे खर्चे आ जाते हैं. एनीबडी? अभी किसी ने बोला था लॉस बाय फायर अकाउंट. एग्जैक्टली. मेरे ऑफिस में आग लग गया, जैसे कल 4th फ्लोर पे लगा था, तो मेरे को लॉस हो गया. सो लॉस बाय फायर अकाउंट. एनीबडी? अरे बहुत है रे, सोचो 2 मिनट शांति से सोचो. एक बिजनेस के अंदर घर का मत सोचना, वरना तुम सब्जी भाजी मत लेके आना मेरे सामने. ऑफिस का सोचो और बताओ ऑफिस में और क्या क्या खर्चा हो सकता है. ये एक्सपेंस का. इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड. अब बत्ती जली. सो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. और टैक्स, एग्जैक्टली, जीएसटी वगैरह पे करते हो. चलो फिर जीएसटी में तुमको अलग से एक्सप्लेन करेगा, तो आगे जाके तुमको समझेगा कि जीएसटी इज एक्चुअली नॉट अ नॉमिनल अकाउंट. कोई बता सकता है जीएसटी मेरा एक्सपेंस क्यों नहीं है? एग्जैक्टली. मैं थोड़ी मेरी जेब से जीएसटी भरेगा, मैं तो पब्लिक से जीएसटी कलेक्ट करेगा. अभी तुम सब स्टूडेंट लोग जब फीस पे करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोफेशनल एकेडमी आपसे क्या कलेक्ट करेगा? तो जीएसटी कलेक्ट करेगा. और उल्टा क्यों जीएसटी किसको दे देगा? गवर्नमेंट को. तो क्या मेरा एक्सपेंस है? मेरी जेब से गया क्या? ऑब्वियसली नो. पब्लिक से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे कर दिया. तो ये जीएसटी इज नॉट नॉमिनल अकाउंट. और भी कोई है यार खर्चा? बैंक वगैरह से लोन लिया तो क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. क्या बोल रहे हैं? अरे सन्ड्री में आ गया ना, अभी अलग अलग अकाउंट बनेगा तो कैसा लगेगा? एक दिन वड़ा पाव मंगाया तो क्या वड़ा पाव अकाउंट बनाओ, समोसा पाव अकाउंट, जलेबी ने फाफड़ा अकाउंट, चाय ने कॉफी अकाउंट. गांडा हो जाएगा अकाउंटेंट बेचारा. फिर एक दिन मेंदू वड़ा मंगाएगा तो बोले मेंदू वड़ा अकाउंट है, मेंदू वड़ा अकाउंट है, इडली अकाउंट है, डोसा अकाउंट है. वो मतलब डोंट यू थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड? अब तो खाने पीने के लिए जो भी मंगवाएगा, चाय मंगा, कॉफ़ी मंगा, उकाला मंगा, थम्स अप मंगा, सब उठा के एक ही अकाउंट में डाल देने का. व्हाट टाइम है ना ऐसे अकाउंट को, आई टेल यू. बड़ी बड़ी ऑफिसों में है ना, खाने का खर्चा बहुत होता है. तो खाने का खर्चा बहुत होता है ना, तो उसको तुम सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर मिक्स नहीं कर सकते. सन्ड्री एक्सपेंस में खाली छोटे छोटे खर्चे डाल सकते हो. इमेजिन करो किसी के ऑफिस में 20 लोग काम करते हैं और डेली उनके लिए चाय पानी नाश्ता वगैरह ऑफिस में आता रहता है, तो साला खाने का खर्चा बहुत हो जाएगा. अगर खाने का खर्चा बहुत हो गया ना, तो उसके लिए रिफ्रेशमेंट अकाउंट करके अलग बनाने का. लेकिन छोटा मोटा खर्चा रहेगा तो खाने का, तो सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देने का. हमेशा याद रखना, जो खर्चा थोड़ा बड़ा खर्चा होता है उसका अकाउंट आप सेपरेटली बनाते हो, और जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको आप ऑब्वियसली किसी न किसी एक हेड के अंदर मिक्स कर दोगे. छोटे छोटे खर्चे थोड़ी बताओगे, बड़े बड़े खर्चे बताओगे. यू कांट गिव स्मॉल स्मॉल डिटेल, दैट इज ऑफ नो यूज. अभी आप स्टेशनरी अकाउंट बनाओगे मैं समझ सकता है. टाचणी अकाउंट, पेन अकाउंट, पेंसिल अकाउंट, इरेजर अकाउंट, बावला हो जाएगा अकाउंटेंट बेचारा. तो सबको अपन मस्त कंबाइंड मारेंगे और अपन उस अकाउंट को बुलाएंगे स्टेशनरी अकाउंट. वैसे ही खाने पीने का बिल तुम्हारा कम रहेगा. अभी महीने का 500 रुपया रहेगा चाय पानी का खर्चा, तो मैं सोचेगा अभी छोड़ यार 500 रुपये के लिए कोई को मैं अलग अकाउंट बनाएगा. वाई वुड आई कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ दैट? लेट मी मिक्स इट एंड आई विल हैव सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. लेकिन बड़ा ऑफिस रहेगा, 20 लोग काम करते रहेंगे, महीने का 10,000 रुपये का खर्चा लगता रहेगा. जो भी विजिटर आएगा उसको पानी का बोतल देने का, तो पानी का बोतल आता रहेगा, खाना पीना चाय कॉफ़ी चलता रहेगा ऑफिस में, महीने का 10-15 हज़ार का खर्चा होता रहेगा. तो तुम उसको सन्ड्री नहीं बोल सकते. सन्ड्री मतलब छोटा, तो फिर उसका अलग अकाउंट बनता है, तो उसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है. सो दे गेव द नेम एज अ रिफ्रेशमेंट अकाउंट. बिलीव में मैं इसका आपको पूरा लिस्ट दे ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है. 50 खर्चे दे सकता हूँ, लेकिन तुमको है ना उसका फीचर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आपको एक्सपेंस का नाम दिया रहेगा, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यस इट इज माय एक्सपेंस. किसी को याद है एक्सपेंस का मेन फीचर क्या है? व्हेन कैन यू से इट इज और एक्सपेंस और लॉस? मैंने आपको उसका मेन फीचर बताया था. एनीबडी? पैसा वापस नहीं आएगा. ये पैसा वापस नहीं आएगा मतलब मैं जब पैसा दे रहा हूँ तो बार बार वो पैसे को देख रहा हूँ, मेरे को मालूम है, समझ रहे हो ना?
समझो कोई इंसान जाता रहता है, वो वापस नहीं आएगा. सो व्हाट इज द इनर फीलिंग दैट यू हैव, यू शुड एक्सपीरियंस दैट. किसी के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, आखिरी मीटिंग है और उसको तुम बाय बोल रहे हो. अरे ठीक है, तुम्हारी बारे में बात नहीं करता, तुम लोग बच्चे हो, बट तुम लोग मूवी वगैरह तो देखते हो ना. वो ब्रेकअप पे एक सॉन्ग भी बनाया था ये कोहली की छावी ने. कौन सा सॉन्ग था? कोहली की छावी कौन है, मेरे को नाम भी याद नहीं आता है. अनुष्का का नहीं, एक ब्रेकअप सॉन्ग करके बनाया था. तो इमेजिन करो, इमेजिन करो आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया और वो बंदा आपकी लाइफ से जा रहा है. सो देर इज अ पेन. ब्रेकअप में दोनों को पेन तो होता ही है. सो व्हेन देर इज अ पेन, वो पेन को एक्सपीरियंस करो, दैट इज एक्सपेंस. क्योंकि पैसा गया तो वापस नहीं आएगा. लेकिन बीवी जब भी मायके जाती है तो ऐसा कोई पेन नहीं होता है, खुशी होती है. थोड़े दिन तो गई. सॉरी. ओके ओके. वो कैसा कभी कभी दिल का दर्द बाहर आ जाता है. मैं अपनों को देखता हूँ ना, तुम मेरे अपने हो, तो अपनों को देखता हूँ तो दिल का दर्द बाहर आ जाता है. अभी रिकॉर्ड हो जाएगा सालों, लेकिन मेरी मेरी बीवी थोड़ी ये सब देखेगी. अरे तुम लोग कभी देख मॉल वॉल में किधर साला मेरे ने मेरी वाइफ को देखा ना, कैसे हो मैडम बोल के निकल जाना. साले किसी ने कुछ बोला है ना तो देख लेना. अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सालो. टॉप का अकाउंट्स पढ़ेगा, जिंदगी में नहीं बोलोगे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरे घर में आग लगाओगे सालो. ऐसा नहीं करते यार, प्लीज प्लीज, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर प्लीज. कभी भी मिलो तो बोले सर क्या तारीफ करते हैं मैडम आपकी. मतलब बोलना भी है तो सार्कास्टिकली बोलने का. तारीफ क्या सर आपके बारे में बात करते हैं, मतलब क्या जादू कर दिया आपने उनके ऊपर, ऐसे सब बोलने का. थोड़ा प्लीज मेरी सिफारिश करो. सो इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट क्लियर एवरीबडी? एक्सपेंस एंड लॉस. एक्सपेंस एंड लॉस का ब्यूटी क्या है? इट इज फिक्टिटियस. मतलब मैंने किसी को सैलरी दिया तो एक्चुअली सैलरी नाम का कोई चीज नहीं होता है, बट आई हैव टू लुक एट द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लुकिंग एट द पर्पस मुझे उसको नाम देना पड़ता है. और बिलीव मी, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है जो मैं तुमको देगा ने बोलेगा बेटा इसको रट्टा करो. कल आगे जाके नाम देना तुमको खुद को आ जाएगा. 3 महीने के बाद यू विल बी एबल टू गिव मी द नेम कि सर ये एक्सपेंस को अपन ये नाम देते हैं. जैसे बहुत सारे एक्सपेंस आते रहेंगे. बस एक्सपेंस में एक चीज़ याद रखना कि एक बार जो पैसा गया वो पैसा गया, उसका जो बेनिफिट है मेरे को बताओगे. किसी एक्सपेंस का बेनिफिट क्या रहेगा? 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहेगा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहेगा. तो ये हो गया एक्सपेंस. और ये एक्सपेंस के लिस्ट में ये जो सैलरी वगैरह तो ठीक है, बट विच इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इज ऑब्वियसली परचेज. सबसे बड़ा वाला जो एक्सपेंस है वो परचेज है, और सबसे बड़ा वाला जो इनकम है वो सेल्स है. अब मुझे बताओ, सेल्स के अलावा विच आर द अदर सोर्सेस ऑफ इनकम? इंटरेस्ट व्हाट? पेड और रिसीव्ड. सो देख, इंटरेस्ट रिसीव्ड. थोड़ा रुको भाई, थोड़ा रुको. इंटरेस्ट किधर किधर रिसीव करोगे मेरे को प्लीज तुम्हारा इमेजिनेशन यूज करो और मुझे बताओ कि मैंने किसी को लोन दिया रहेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, इज अ करेक्ट आंसर. बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा रहेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इज अ करेक्ट आंसर. और भी है किसी, दैट इज सेल्स ओनली, दैट इज सेल्स ओनली बेटा. दोनों का डिफरेंस तेरा प्रॉफिट है. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, प्लीज ध्यान से सुनना. विच इज द बिगेस्ट एक्सपेंस, कैन यू टेल मी? परचेज. तो ये परचेज मेरा एक्सपेंस हो गया. ध्यान से सुनना, मैंने पूरे साल में 50 लाख का गुड्स परचेज किया पूरे साल में. अब यही गुड्स मैंने बेच दिया 70 लाख में. सो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 लाख. कैन यू टेल मी 20 लाख मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है. और इस प्रॉफिट को एक नाम दिया है. व्हाट इज द नेम? ग्रॉस प्रॉफिट. गुजराती में इसको बोलते हैं काचो नफो. 2 टाइप का प्रॉफिट रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. काचो नफो, पाको नफो. क्यों इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं मालूम है?
सैलरी वो सब अभी तक थोड़ी पे किया है, खाली तुमने गुड्स खरीदा और गुड्स बेचा। 50 लाख में गुड्स खरीदा, 70 लाख में बेचा, 20 लाख का प्रॉफिट है। बट वो 20 लाख इज नॉट योर फाइनल प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। वाई इट इज नॉट फाइनल प्रॉफिट? क्योंकि मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक का बिल पे नहीं किया, अभी तक स्टाफ को सैलरी पे नहीं किया, प्रॉपर्टी का रेंट पे नहीं किया, चाय पानी का पे नहीं किया, टैक्स नहीं पे किया। सो डेफिनेटली ये जो है इसको बोलते हैं काचो नफो, इन द सेंस दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाई यू कॉल इट एज अ ग्रॉस प्रॉफिट? क्या ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है? बिल्कुल फाइनल प्रॉफिट नहीं है। इसमें से और भी तुम एक्सपेंसेस माइनस करोगे और इनकम को भी प्लस करोगे। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इनकम रहती है, उसको ऐड करते हो, और बहुत सारे तुम्हारे ऑफिस के खर्चे रहते हो, उसको माइनस करते हो। ये सब प्लस माइनस करने के बाद अब जो फाइनल प्रॉफिट बचता है, इसको ये लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। गुजराती में दे यूज द वर्ड पाको नफो, काचो पाको नफो। यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड ना? कच्चा और पक्का। सो दैट वर्ड इज वेरी कॉमन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मैंगो खरीदते हो तो वो कच्चा रहता है, 3 दिन के बाद वो पक्का हो जाता है। आज तुम 11th स्टैंडर्ड में कच्चे हो, 5 साल के बाद एकदम पक्के हो जाओगे। समझ रहे हो ना? नहीं समझा ये? बिल्कुल ना? अभी बहुत इनोसेंट हो, क्यूट हो, वेरी गुड बॉय एंड गर्ल हो, अच्छे हो, मम्मी पापा का अच्छे से सुनते हो, अच्छे से मानते हो, बैक ऑफ द माइंड पता रहता है कि मैं पैसा नहीं कमाता है तो इनका सुनने के अलावा मेरे पास चॉइस क्या है। फिर तुम सीए बन जाओगे, बीकॉम कर लोगे, एमबीए कर लोगे, सीए बन जाओगे, मस्त फिर महीने का 2-3 लाख रुपया कमाओगे। फिर थोड़ा एटीट्यूड आएगा। फिर जब मम्मी पापा एक एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में बोलेंगे तो अपन उसको बोलेंगे क्या हर चीज़ में बोलते हो, मेरे को भी समझता है, अब रहने दो, मैं बड़ा हो गया है, मैं मेरा देख लूँगा। पर तब तक नहीं बोलोगे जब तक मंथली इनकम चालू नहीं होएगा। तब तक गुड बॉय की तरह करने, हाँ मम्मी, हाँ पापा, चॉइस क्या है? निकाल दिया तो रोड पे आ जाएंगे, तो बजाएंगे कान के नीचे। तो काचो पाको। फिर बच्चों की शादी हो जाती है, फिर तो वो एकदम पाको, एकदम पक्के हो जाते हैं। फिर तो माँ बाप का कभी कभार ही सुनते हैं। फिर और 10 साल हो जाता है, अब चेन उल्टा हो जाता है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं। अब बच्चे माँ बाप को सुनाते रहते हैं, ताने कसते रहते हैं। तूने भी बचपन में जब मैं तेरे पे डिपेंडेंट था बहुत सुनाया था, अब देख ले। दैट इज रॉन्ग। बट आज के ज़माने में मैं ये देखता हूँ, मुझे बहुत दुख भी होता है। मैं आज तक भी बड़े वॉइस में मेरे पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता, फटती है मेरी तो आज भी। बहुत बचपन में धोया है मेरे को। हाँ, उस ज़माने में होता था बेटा, तुम्हारे ज़माने में नहीं होता है। तुम्हारे ज़माने में होता है तो अगर मोस्टली नहीं होता है। अरे मेरे घर में तो नहीं होता है। मैं तो मेरे बेटे को कभी बहुत गुस्सा आता है ना, ऐसे हाथ बता, चाइल्ड लेबर का पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देगा। मैं ऐसे पैर पड़ता हूँ, साले किस पे गए? तो मेरे पे तो नहीं गए, तेरी माँ भी लगती तो सीधी है। मतलब आजकल के बच्चे इंटरनेट में पढ़ लेते हैं, बच्चों पे हाथ उठाना एक कानूनन जुर्म है, ये इनको पता रहता है। मेरा बाप आज से 10 साल पहले भी 2 बार मेरे को मारा था जब मैं टीचर था। सोच, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज 40। लेकिन मेरा बाप तो ऐसा ही है, वो भूल ही जाता है कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया है। आई एम वेरी इंडिपेंडेंट नाउ, बट बाप तो बाप ही रहता है। आई कांट बैक आंसर हिम टुडे ऑल्सो। आज भी वो मेरे सामने खड़े रह जाए ना तो आई एम लाइक इन अ डिफरेंट जोन, बिकॉज वी आर ग्रोन लाइक दैट। बट आज की जनरेशन थोड़ी अलग है। लेकिन प्लीज़ माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, उनको बैक आंसर मत करना। करना वही जो तुमको करना है, लेकिन बैक आंसर नहीं करना है। क्या हर चीज़ थोड़ी माँ बाप की सुनोगे? पागल हो जाओगे, नहीं सुन सकते। मेरी मम्मी बोलती है 2,000 रुपये का परफ्यूम काय को लेता है साले? मेरे लिए नहीं लेता है, लेकिन मेरी वाइफ के लिए लेना पड़ता है, चॉइस ही नहीं है। तो मेरे को सुनाती रहती है 2,000 रुपये का परफ्यूम क्यों लेता है? फिर नेक्स्ट टाइम परफ्यूम लेता हूँ तो उसको बोलता हूँ मम्मी 300 रुपये का परफ्यूम है 2,000 का ही, तो है खुश हो जाती है। हाँ ये बरोबर है, 300 रुपये थी વધારે न देवा जी, एकदम बीवी भी खुश, माँ भी खुश।
उसको 2000 वाला परफ्यूम चाहिए, उसको लेके दे दिया। माँ को बोला 300 रुपये का लिया है, मम्मी 500 रुपया कोट के हुए, मस्त बार्गेन कियो और 300 रुपये में गड़ो। शी इज सो हैप्पी, शी इज सो हैप्पी आउट ऑफ द वर्ल्ड कि मैं मेरी बीवी के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करता हूँ। शी इज सो हैप्पी। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा डिप्लोमेसी लाइफ में करना पड़ता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ये फाइनल नहीं है, नेट प्रॉफिट मतलब ये फाइनल है। चलो बोलो, इनकम में और भी बहुत है। अपन इनकम का डिस्कशन कर रहे थे। सेल्स, रेंट रिसीव्ड। रेंट कभी रिसीव करते हो? प्रॉपर्टी खरीदा, लेकिन काय के लिए प्रॉपर्टी खरीदा है? क्या वो प्रॉपर्टी को बिजनेस में खुद यूज करने वाले हो कि नहीं करोगे? तो फिर खरीदा काय को? पैसा किधर से आया? पैसा किधर से आया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? नो, प्रॉफिट में से, एग्जैक्टली सेविंग में से। ये बहुत बड़ा पागलपन है कि बैंक से लोन लोगे, उसको इंटरेस्ट दोगे, फिर वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दोगे, उसका रेंट मिलेगा, तो इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज मोर देन द रेंट। इन्वेस्ट करने का फंडा क्या है मुझे बताओ। मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। कैन यू टेल मी विच इज अ राइट फंडा फॉर इन्वेस्टिंग द मनी? द राइट फंडा इज सेविंग्स। एग्जैक्टली। जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का पूरा खर्चा नहीं कर डालो, वो प्रॉफिट को सेव करो। उसी सेविंग में से प्रॉपर्टी खरीदो, उस प्रॉपर्टी को किधर भाड़े पे दे दो, यू विल गेट रेंट आउट ऑफ दैट। इसके अलावा और भी कुछ इनकम से, कमीशन रिसीव्ड, एनी अदर? डिविडेंड रिसीव्ड। एग्जैक्टली। कैन यू टेल मी अब डिविडेंड कब रिसीव करते हो एवरीबडी? शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन शेयर्स की जगह अगर समझो आपने किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, एनीबडी नोस? अगर डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, देन व्हाट रिटर्न यू गेट ऑन योर डिबेंचर्स? नो, डिबेंचर पे इंटरेस्ट रहता है, एफडी जैसा ही रहता है। तीन चीजें ना एफडी जैसा ही है, देख ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ। एक को बोलते हैं बैंक का फिक्स डिपॉजिट, दूसरे को बोलते हैं कंपनी का डिबेंचर्स, तीसरे को बोलते हैं कंपनी का बॉन्ड्स बोलते हैं, चौथे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ये चारों में कॉमन एक ही है, ये चारों में इंटरेस्ट रिसीव होता है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख दो, किसी कंपनी का, रिलायंस, टाटा ग्रुप, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का डिबेंचर वगैरह परचेस करो, उन्हीं कंपनियों का बॉन्ड्स परचेस करो। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा सिक्योरिटीज होता है, वो सिक्योरिटी खरीदो। ये सब में कॉमन एक ही है कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, तो ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड है। 8% साल का, मतलब 8% साल का। ये किन लोगों के लिए है आपको पता है? हु आर द पीपल हु इन्वेस्ट इन दिस ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको लाइफ में क्या नहीं लेना होता है? रिस्क नहीं लेना होता है। समझो, लेकिन मेरे को रिस्क लेना है, मेरा सटोड़िया दिमाग है, मेरे को रिस्क लेने को मजा आता है, तो फिर मैं इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वेयर वुड आई इन्वेस्ट? शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करेगा। मैं बहुत क्लियर है कि मेरे को मुलुंड में नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू गो टू साउथ मुंबई। सो मैं क्या करेगा, मस्त मेरा पैसा मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, और फिर 2 साल के बाद मैं बदलापुर में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब शेयर्स में रिस्क है ना यार, जाना था ये साइड, चला गया ये साइड, तो रिस्क है। और रिस्क नहीं लेना है, सेफ खेलना है। यू बिलीव मुलुंड इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। कहीं को चेंज करने का है तो तू क्या करेगा, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देगा, डिबेंचर में पैसा डाल देगा। रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब में एक पैसे का रिस्क नहीं है। फिक्स बोले तो फिक्स, 8% तो 8%, 9% तो 9%। एक बार डिसाइड हुआ वो 5 साल तक चेंज नहीं होता। इट इज फिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो उसके ऊपर आप क्या रिसीव करते हो? तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो। सो देखो, सेल्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारा आपका इनकम है। सो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्लासिफाइड एज व्हाट एवरीबडी? दे आर क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट।
बोलो तीनों बिल्कुल क्लियर है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तीनों क्लियर है? चलो थोड़ा टेस्टिंग करते हैं अपन। चलो सो टेस्टिंग कैसे करेंगे? प्लीज कम डाउन टू पेज नंबर, थोड़ा तुम्हारा नॉलेज टेस्टिंग हो जाए। पेज नंबर 28। देखा पेज नंबर 28 क्या दिया? देखो, क्लासीफाई फॉलोइंग इनटू, दिख रहा है? 28 का सेकेंड हाफ में देखो, मैंने आपको एक 46 क्लासिफिकेशन दिया है। थोड़ा बहुत मैं अभी कर रहा हूँ, बाकी का मुझे चाहिए तुम लोग होमवर्क में ट्राई करोगे। लेकिन मेरा कंडीशन सुन लो ध्यान से, मुझे सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा, मेरे को रीजन चाहिए रहेगा। क्यों मालूम है? बहुत टाइम बच्चे लोग फ्लूक में भी करेक्ट आंसर लेके आते हैं, फेंकते भी है, तो मेरे को हर एक का रीजन चाहिए रहेगा। सो फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। सो एनीबडी, कैपिटल अकाउंट सोच समझ के आंसर दो। इट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। व्हाई? प्लीज प्लीज गिव मी द रीजन। प्रोपराइटर का अकाउंट है, लेकिन प्रोपराइटर इज विच टाइप ऑफ पर्सन? एवरीबडी, नेचुरल पर्सन। भाई उसका अकाउंट क्यों बनाते हो आप? किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाने का रीजन पता होना चाहिए। ही इज व्हाट फॉर यू? क्रेडिटर। बिकॉज कैपिटल का मतलब होता है उस बंदे ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। सो दिस मनी इज पेएबल इन फ्यूचर। सो आप क्या करो, अपना आंसर बुक ओपन करो। आंसर बुक में मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। सो एवरीबडी प्लीज गो टू योर आंसर बुक। उसमें आप पहले क्या लिखोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखो पेज नंबर 28। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखो पेज नंबर 28। अब देख इसमें लिखने का फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। अब पहले क्या करने का? पहले मुझे फाइनल आंसर चाहिए। दैट कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। सो इधर लिखो पर्सनल अकाउंट, ब्रैकेट में खाली कैपिटल एन लिख दो। व्हाट दैट कैपिटल एन इंडिकेट्स? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब मुझे ना इसको पूरा अंडरलाइन करो और मुझे इसका रीजन चाहिए। देख एग्जाम में मोस्टली रीजन नहीं पूछते हैं, बट तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आने के लिए मुझे चाहिए कि आप प्लीज रीजन लिखो। बोलो क्यों ये पर्सनल अकाउंट है? बिकॉज इट इज व्हाट फॉर अस एवरीबडी? लायबिलिटी। सो राइट डाउन लायबिलिटी। बिकॉज प्रोपराइटर is our creditor. Proprietor is our creditor. फिर आगे लिखने का money और money's worth is payable to proprietor in future. देखिए जो रीजन है ना, रीजन ये एग्जाम में लिखने का नहीं आएगा, लेकिन मुझे चाहिए कि आप लिखो। ऐसा फॉर्मली नहीं लिखना है, बट यू मस्ट राइट द मेन पॉइंट कि भाई ये क्यों पर्सनल अकाउंट है। सेकंड अकाउंट इज ड्राइंग्स अकाउंट एवरीबडी। सो एक लाइन छोड़ देने का, एक लाइन छोड़ के लिखने का ड्राइंग्स अकाउंट। बोलो एवरीबडी, ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑल्सो विथ पर्सनल अकाउंट ऑफ whom?
प्रोप्राइटर ओनली। कल ही बताया था प्रोप्राइटर के दो अकाउंट होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। ब्रैकेट में अगेन लिख देने का नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसका रीजन लिखो एवरीबडी। इट इंडिकेट्स second personal account of proprietor. It indicates second personal account of a proprietor. Full stop. Why I call it as second personal account? First one is capital. Next line. Proprietor withdraws money, comma, goods, etc. from business regularly. Full stop. Next line. Such withdrawal is out of, anybody recollects, anticipated profits. Actual profit मुझे पता नहीं है. So such withdrawal is out of anticipated profit and not out of capital. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप कैपिटल में से विड्रॉ नहीं कर सकते. थर्ड वन एवरीबडी इज कैश अकाउंट. सिर्फ रियल अकाउंट नहीं, टेंजिबल में भी ब्रैकेट में टी लिख सकते हो. दिस इज रियल अकाउंट, डेफिनेटली टेंजिबल. It represents cash balance. It represents cash balance in our office. ये घर का कैश नहीं है, याद रखना. ऑफिस के ड्रॉवर में जो कैश है वो ये है. नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज एसेट फॉर द बिजनेस. कभी भी याद रखना रियल अकाउंट मतलब ये हमारा एसेट होना ही चाहिए. इट इज एसेट फॉर द बिजनेस. फोर्थ वन एवरीबडी इज कमीशन पेड. Nominal account is a correct answer. Anybody, why nominal account? Yes. Next line में लिखो it is expense for the business. It is expense for the business. इसमें important word कौन सा है मेरे लिए? Expense is a very important word. So you will write down. Fifth one, everybody write down. Commission received. ये भी nominal account. Why? Income है exactly. So commission received. उसमें भी आंसर आएगा nominal account. Next line में reason लिखो. It is income for the business. It is income for the business. तो income word को underline करो. Next one, number 6 is very simple. Purchases account, everybody. Nominal account. It is one of the biggest expense for the business. It is one of the biggest expense for the business. Again expense word को underline करो. Number 7, everybody.
sales account, nominal account. It is one of the biggest income for the business. एक लाइन छोड़ के एक नोट लिख दो, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, profit earned from sale of goods is called as anybody gross profit. आप गुड्स को बेचते हो और आपको जो प्रॉफिट होता है यह फाइनल प्रॉफिट नहीं है. यू कॉल इट एज अ ग्रॉस प्रॉफिट. कैन यू टेल मी what final profit will be called as? Net profit. ये वर्ड खाली याद रखना, ये आगे जाके हमें बहुत काम आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, काच्चो नफो, पाक्को नफो. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट वन एवरीबडी, फर्नीचर अकाउंट. रियल अकाउंट ब्रैकेट में टेंजिबल. रियल अकाउंट ब्रैकेट में टेंजिबल. Can you tell me furniture is what for the business? Fixed assets. Write down, it is fixed asset for the business and is for long-term use. Is for long-term use in business. Long-term use in business. Next one, बैंक अकाउंट. इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो क्योंकि इसमें शायद आप गलती करोगे. आई एम नॉट वेरी श्योर. मतलब बैंक अकाउंट मतलब नाम जनरली दिया रहता है, ICICI बैंक अकाउंट, एक्सिस बैंक अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. एग्जैक्टली. सो राइट डाउन पर्सनल अकाउंट, ब्रैकेट में ए लिख दो कैपिटल. राइट डाउन, बैंक इज द organization with whom we can enter into transactions. Next line, anybody can tell me, एक पर्सनल अकाउंट आया ना तो दो में से एक चीज सर्टन हो जाएगा. आइदर दैट पर्सन इज माय डेटर और क्रेडिटर. सोच समझ के आंसर देना. मैंने ICICI बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन किया है, उसी को ये बैंक अकाउंट बोलते हैं. ऑब्वियसली यू डोंट ओपन सेविंग्स अकाउंट, यू ओपन करंट अकाउंट. आराम से सोच के बताइए. मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया है. सो कैन यू टेल मी दिस ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, दिस बैंक इज व्हाट फॉर मी? सोच समझ के आंसर दो. मैंने लोन नहीं लिया है. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. ये जो वर्ड है ना बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का क्या मतलब होता है? ये जो वर्ड है ना बैंक अकाउंट, प्लीज ध्यान से सुनना. दिस बैंक अकाउंट मीन्स इट इज करंट अकाउंट इन बैंक. मैंने बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन किया है. ये बैंक लोन अकाउंट अलग होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोन टेकन फ्रॉम द बैंक.
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी अलग होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ बैंक फिक्स डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड एज अ बैंक लोन. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. सिर्फ बैंक अकाउंट दिया रहेगा, और अगर सिर्फ बैंक अकाउंट दिया है उसका मतलब इट इज करंट अकाउंट इन द बैंक. Anybody can now try and answer that bank is what for us? Bank is our debtor or bank is our creditor? I understand. नहीं, लोन नहीं है बेटा, वही बोल रहा हूँ. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. आप अगर बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हो तो पैसा कौन किसको देता है? थोड़ा सोच के बोलो. इमेजिन करो, मैं ICICI बैंक में गया, बोला मेरे को करंट अकाउंट खोलने का तेरे बैंक में. बोला ठीक है सर, खोल देता हूँ, दे 25,000 रुपया. सोचेगा क्या? अरे आई एम गिविंग यू प्रिविलेज, मेरा अकाउंट खोलने का तेरे को प्रिविलेज दे रहा हूँ. तेरे को मालूम मैं कौन? 25,000 निकाल रोकड़ा और अकाउंट खोल डाल. हेलो, ऐसा होता है क्या? तो अपन लेक्चर स्टॉप करते हैं, सारे बैंक में जाते हैं, थोड़ा रोकड़ा करते हैं. अबे तुम जाके बैंक में अकाउंट ओपन करोगे, हु विल गिव मनी टू हुम? वी विल गिव इट टू बैंक. तो वो पैसा मैंने बैंक को चैरिटी कर दिया, गिफ्ट दे दिया, कि वो मेरा ही पैसा बैंक में पड़ा हुआ है. हेलो, सो बैंक हमारे लिए क्या हो गया? डेटर और क्रेडिटर? कुछ नहीं. देन इट इज नॉट पर्सनल अकाउंट. यू बी क्लियर, बैंक इज नॉट योर डेटर. क्या सर्विस? हेलो, बैंक और मेरे बीच में कोई सर्विस का सौदा हुआ है क्या? कि मैंने खाली मेरा पैसा उठा के बैंक में रख दिया है. तुमको समझो कल वो पैसा बैंक से निकालना है, सो आर यू एंटाइटल्ड टू विड्रॉ दैट मनी और नो? तो फिर बैंक तुम्हारा क्या हो गया? डेटर हो गया. कम ऑन यार, मैंने मेरा पैसा बैंक में संभालने के लिए बोला अकाउंट में रख दो. अच्छा, अकाउंट में क्यों रखा है पैसा बोलो तो? क्या जरूरत है? उससे अच्छा कैश बॉक्स में ही रखते हैं ना अपन. अपन बैंक में पैसा क्यों रखते हैं करंट अकाउंट में? एनीबडी? अरे करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है भाई. कैसे करोगे ट्रांजैक्शन? यूपीआई से. करेक्ट. जीपे से पे कर सकता हूँ, पेटीएम से पे कर सकता हूँ, इधर बैठे बैठे कलकत्ता में पेमेंट कर सकता हूँ. कैश से कर सकता हूँ क्या? इधर बैठे बैठे मेरे को वीणा नगर में, मुलुंड में, मीरानी नगर में पेमेंट करना रहेगा तो पर्सनली जाना पड़ेगा. तो आप अपना पैसा क्या करते हो? दो जगह पे अपना पैसा रखते हो. प्लीज अंडरस्टैंड. थोड़ा पैसा आप कैश बॉक्स में रखते हो, तो जो पैसा आप कैश बॉक्स में रख रहे हो ना, वो रियल अकाउंट है. क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि तुम्हारी आंख के सामने है पैसा. लेकिन ICICI बैंक है ना, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है. तुमने ICICI बैंक को पैसा दिया, सो डेफिनेटली दैट मनी इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर. चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं. तुमने ICICI बैंक से लोन लिया. नाउ कैन यू टेल मी ICICI बैंक इज व्हाट फॉर यू? क्रेडिटर. तुमने पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा. नाउ कैन यू टेल मी? तो वैसे ही तो बेटा, जैसे तुम फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो, वैसे ही तुम करंट अकाउंट में पैसा रखोगे. तो वो पैसा है किसका? क्या तुमने बैंक को डोनेट कर दिया है कि वो तुम्हारा ही पैसा है? तुमको जब चाहिए वो पैसा यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? किधर खाना खाने गया तो जीपे करूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा मैं भर सकता है कि नहीं भर सकता? तो फिर बैंक तुम्हारा डेटा हुआ ना भाई. व्हाट इज द कंफ्यूजन? इफ यू आस्क आई विल सॉल्व. पैसा अपना है, लेकिन पैसा किसके पास है बेटा? तो फिर वो अपना पैसा अगर और किसी के पास रहेगा तो दैट पर्सन इज माय डेटर. प्लीज अंडरस्टैंड. अपना पैसा अपने पास रहेगा, उसको क्या बोलते हैं बोलो? व्हाट यू नहीं, व्हाट यू कॉल इट एज? विच अकाउंट? कैश अकाउंट. क्यों? ये कैश किसके पास है? मेरे पास है. समझो मैंने 2 लाख रुपए का लोन दे दिया तुमको, तो वो 2 लाख गया कि वो मेरा ही पैसा है. बड़ा पैसा अब किसके पास है? आपके पास है. सो यू आर व्हाट फॉर मी? प्लीज अंडरस्टैंड. अपना पैसा अपने पास है तो वो रियल अकाउंट.
समझो मैंने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट एक ही बार डिटेल में समझाऊंगा, वंस एंड फॉर ऑल समझ लेना। मैंने एक 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? आई एम द ओनर। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? बिल्डिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि मेरा पैसा मेरे पास ही है, खाली उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। क्या फॉर्मेट चेंज हो गया मुझे बताओ? पहले वो कैश अकाउंट था, अब वो बिल्डिंग अकाउंट है। उसी पैसे से मैंने एयर कंडीशनर खरीदा तो वो एयर कंडीशनर अकाउंट हो गया, उसी पैसे से मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट हो गया। बट प्लीज अंडरस्टैंड, वेदर इट इज कैश, whether it is building, whether it is furniture, whether it is motor car, whether it is air conditioner, ये सब मेरे पास है, मेरे पास। इट इज इन माई फिजिकल कंट्रोल, वो मेरे पास है, तो वो रियल अकाउंट है। लेकिन जैसे मेरा पैसा और किसी के पास गया तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। अब और किसी के पास जाने का मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने किसी थर्ड पर्सन को लोन दिया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, बिकॉज ए थर्ड पर्सन बिकम्स माय डेटर। मैंने बैंक में पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख दिया, सो बैंक बिकम्स माय डेटर। मैंने बैंक में पैसा करंट अकाउंट में डाल दिया, देन ऑल्सो बैंक इज माय डेटर। मैंने बैंक में पैसा करंट अकाउंट में, आपको मालूम है बैंक में 10 टाइप का अकाउंट खुलता है, 2-4 नाम तुमने सुना रहेगा। एक बैंक में सेविंग अकाउंट रहता है जो हम पर्सनल लाइफ में ओपन करते हैं, दूसरा करंट अकाउंट रहता है, तीसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रहता है, चौथा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट करके होता है। ऐसे तुम बैंक में अलग अलग 10 अलग अलग टाइप के अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन एक चीज सर्टन है, पैसा है मेरा, लेकिन मैंने पैसा रखा बैंक के अंदर है, तो डेफिनेटली वो बैंक का पैसा नहीं हो जाएगा, वो मेरा ही पैसा और किसी के पास है, सो दैट पर्सन बिकम्स माय डेटर। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड बैंक। कैश फिजिकली मेरे पास है तो रियल अकाउंट, वो ही कैश मैंने आपको दे दिया, सो यू आर माई डेटर। मुझे फ्यूचर में आपसे वो पैसा वापस लेने का है, सो इट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। दैट इज नेक्स्ट वन बेटा, दैट इज नंबर 10। मैं अभी तक नंबर 9 पे अटका पड़ा हूं, फिर उसके बाद नंबर 10 है बैंक ओवरड्राफ्ट। या उल्टा है, यहाँ पे बैंक तेरा क्रेडिटर बन जाएगा। चल मैं तुमको 9 और 10 दोनों साथ में ही बताता हूँ। व्हाट इज 9? 9 का मतलब होता है मेरा पैसा किधर पड़ा हुआ है, यानी कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। उसी का टोटली ऑपोजिट होता है जिसको ये लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ओवर विड्रॉन। व्हाट इज दिस वर्ड ओवरड्राफ्ट? इसका पहले 2 टुकड़ा कर दो। वन इज ओवर, ड्राफ्ट मतलब विड्रॉन, मतलब मैंने बैंक में 1 लाख रुपया रखा लेकिन विड्रॉ कितना किया? 2 लाख। ऐसा अलाउड होता है? मतलब होता है, बिल्कुल होता है। करंट अकाउंट में होता है, सेविंग अकाउंट में नहीं होता है। बिजनेसमैन को बेटा धंधा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो बैंक क्या बोलेगा? नो प्रॉब्लम, तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो 2 लाख रुपया उठा ले, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा 1 लाख उठाएगा ना बैंक में से, उसके ऊपर मुझे क्या भरना पड़ेगा? और यही तो बेटा बैंक का बिजनेस है। तो मुझे बता बैंक करता क्या है? पाव भाजी बेचता है बैंक? नहीं। कपड़ा बेचता है? नहीं। दवाइयाँ बेचता है? तो करता क्या है? पब्लिक को। अरे तो वो बैंक का मेन बिजनेस है, प्लीज अंडरस्टैंड। बैंक मुझे क्यों मना करेगा? उसके बैंक में मेरा करंट अकाउंट है, तो मुझे कभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंक को बोलेगा कैन आई विड्रॉ 5 लाख रुपीज मोर, सो ही विल सैंक्शन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं कि जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लो। ये बैंक लोन नहीं है, बैंक लोन इज डिफरेंट।
बैंक लोन इज फॉर 5 ईयर 10 ईयर। आप बैंक से होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हो, वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। ओवरड्राफ्ट तो कैसा रहता है, आज पैसे की जरूरत है, 5 लाख उठा लिया, कल किधर किसी कस्टमर का पैसा आ गया तो चुका दिया, वापस उठाया वापस चुकाया। सो जितना दिन में वो पैसा यूज करेगा बस मुझे उतने ही दिन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जबकि अगर तूने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख का, तो तू पैसा यूज कर कि पैसा यूज नहीं कर, तेरे को पूरे 5 लाख पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। सो ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली अ फैसिलिटी। जब जरूरत रहेगा तो पैसा उठा लो, फिर कहीं से तुम्हारा पैसा आ गया तो वापस करंट अकाउंट में डाल दो। सो यू कैन कीप ऑन डिपॉजिटिंग एंड विदड्रॉइंग मनी इन द करंट अकाउंट। सो ओवरड्राफ्ट कोई बता सकता है? ये जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, एनीबडी कैन थिंक कैन टेल मी दिस इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. Which personal account? Artificial. This time what is personal account? Because bank is our creditor. So अब तुमको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हेलो एवरीबडी? या ऑफ कोर्स, तो 1 लाख तो मेरे ही बाप का है, उसके ऊपर साला कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? जितना मैं ओवर ड्रॉ करेगा, 1 लाख डाल के 1 लाख निकाल लिया, वो तो मेरा ही पैसा है, मेरी मर्जी, जब चाहे एटीएम में जाके विड्रॉ करेगा। नोबडी कैन स्टॉप मी बिकॉज इट इज माई मनी विद द बैंक। सो बैंक इज माई डेटर, दैट मनी इज रिसीवेबल। और कहीं मेरे पैसे से मैंने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, तो जितना ज़्यादा विड्रॉ किया ना, और जितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए ज़्यादा विड्रॉ किया तो 1 ही दिन का इंटरेस्ट लगता है। 5 दिन के लिए विड्रॉ किया तो 5 ही दिन का इंटरेस्ट लगता है। इसके लिए बहुत सारे बिजनेसमैन तो अगर रियल लाइफ में देखेगा ना, तो वो लोग बैंक से कभी लोन नहीं लेते, दे गो फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि लोन का बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक बार लोन लिया ना तो इंटरेस्ट भरना ही पड़ता है, चाहे तुम वो पैसा यूज करो कि ना करो। लेकिन ओवरड्राफ्ट का ब्यूटी क्या है मालूम है? जितना पैसा यूज किया और जितने दिनों के लिए यूज किया, बस उसका ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू पे द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा लोन से भी ज्यादा लगता है। लोन अगर 10% पर एनम रहेगा ना, जो आज का रेट है मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो ओवरड्राफ्ट पे 13% पर एनम रहेगा। बट स्टिल बिजनेसमैन प्रीफर्स ओवरड्राफ्ट, क्योंकि 13% तेरे को पूरे 5 लाख पे नहीं करना है। समझो तूने 5 लाख में से खाली 2 लाख यूज किया, तूने 5 लाख खाली सैंक्शन करवा के रख दिया कि भाई तेरे को सैंक्शन करवाना पड़ता है, जब चाहिए तो बार बार बैंक को रिक्वेस्ट करने नहीं जा सकता। एक ही बार बैंक के पास जाने का, पेपर वर्क खत्म करने का, 5 लाख का ओवरड्राफ्ट सैंक्शन हो गया। मैंने अगर 2 लाख यूज किया तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। बहुत लोग तो क्या करते हैं मालूम है? फ्राइडे के दिन ओवरड्राफ्ट में पैसा वापस डाल देते हैं, फिर वापस मंडे को उठा लेते हैं, ताकि सैटरडे संडे का इंटरेस्ट ना लगे। क्योंकि देख बिजनेसमैन का तो कैश फ्लो चालू ही रहता है। गुड्स बेचा तो पैसा आया, गुड्स खरीदा तो पैसा गया, इलेक्ट्रिक का बिल भरा तो पैसा गया, डेटर का पैसा आया, तो पैसे का आना जाना लगा हुआ रहता है। और सारा आना जाना तू करंट अकाउंट में ही करेगा, ताकि तू जितना पैसा एक्चुअली यूज करेगा और जितने दिनों के लिए यूज करेगा, बस उतने ही दिन का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। So what is the conclusion everybody? We will discuss lot on all these terms. So right now तो मैं आपको बेसिक मीनिंग ही बता रहा हूँ। यस प्लीज। नो, अबे जितना दिन यूज किया इंटरेस्ट थोड़ी छोड़ेगा, बैंक का धंधा है यार। बेटा तेरे अकाउंट में से तेरे को जब भी विड्रॉ करना, मतलब क्या करना मालूम है? किसी पार्टी को चेक इश्यू कर दे, तो किसी पार्टी को चेक इश्यू करेगा तो वो चेक बैंक में प्रेजेंट हो जाएगा, तो बैंक उसको पैसा दे देगा। फिर तेरे कस्टमर का पैसा आया तो पैसा बैंक के अंदर डाल दे, तो इसको बोलते हैं चुका दिया। मतलब एक्चुअली तेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा जाता रहेगा। कभी अगर तूने ज़्यादा पैसा उठा लिया तो वो ओवरड्राफ्ट बोलते हैं उसको, और जितना दिन तेरा नेगेटिव ओवरड्राफ्ट रहेगा, बस उतने ही दिन का तुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। हो सकता है थर्सडे को पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, तेरा 1 लाख रहेगा, फ्राइडे को नेगेटिव 2 लाख हो जाएगा, क्योंकि तूने किसी पार्टी को 3 लाख का चेक से पेमेंट कर दिया, तो तेरा बैलेंस 1 लाख था, 1 लाख के सामने तूने 3 लाख का पेमेंट कर दिया। अब वो पैसा तू समझो ट्यूसडे को वापस लौटा देगा, तो तूने वो पैसा खाली 4 दिन के लिए यूज किया।
सॉफ्टवेयर आते हैं बच्चा, कुछ नहीं करना रहता। बैंक मतलब, एक्सक्यूज मी, बरोबर है, वो दिन का 50,000 पे लगेगा। फ्राइडे को तूने 25,000 डिपॉजिट कर दिया, तो फ्राइडे के दिन में तेरा बैलेंस नेगेटिव 50,000 था, तो वो एक दिन का नेगेटिव 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर तूने शाम को 25,000 बढ़ दिया, तो सैटरडे को खाली 25,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, संडे को 25,000 पे लगेगा, मंडे को 25,000 पे लगेगा, फिर ट्यूसडे को तूने उसमें 10 लाख रुपया डाल दिया, तो हो गया तेरा पॉजिटिव बैलेंस हो गया, तो अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और ये सब बेटा ह्यूमन कैलकुलेशन नहीं होता है। आज तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में हो करके तुम्हें मैन्युअल अकाउंट सिखा रहा हूं मैं, पर तुमको सचमुच लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तुम साला मैन्युअल अकाउंट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आते हैं, एक बटन दबाएगा, एग्जैक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो बाहर जाके किसी भी बैंक में जाके देख, whether it is nationalized bank or is it private sector bank, every bank has a computer and all such a software. So ये कैलकुलेशन कैसा है? तुमको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तुमको वो कैलकुलेशन आना चाहिए, बिकॉज यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, तब तो तुम भी वही सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, कैलकुलेटर यूज़ करोगे, थोड़ी मैन्युअल करने वाले हो। मैन्युअल आता रहेगा तो ही तुम वो सॉफ्टवेयर समझ पाओगे, इसके लिए तुम्हारे लिए मैन्युअल सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल लगता है। सुबह 10 बजे विड्रॉ करके 11 बजे भी वापस दे दिया तो भी पूरे दिन का इंटरेस्ट लगता है। आर्स के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं लगता। ऐसा नहीं मैं उसको बोल सकता कि 10% पर एनम, तो महीने का इतना, तो दिन का इतना, तो घंटे के हिसाब से इतना। मैंने खाली 10 बजे विड्रॉ किया था, 11 बजे डाल दिया, तो मेरा दिन का 500 रुपये इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो तो 24 घंटे का होता है। डिवाइड बाई 24 करो, 21 रुपीज़ पर आवर। मैंने खाली 1 घंटा यूज़ किया था, साले 21 रुपीज़ ले। ऐसा नहीं होता है। मिनिमम इट इज़ पर डे, मिनिमम इट इज़ पर डे। फिर तूने 1 घंटे में पैसा वापस दिया कि शाम को वापस दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना कल लोग आएंगे, बोलेंगे मैंने तो 35 मिनट में ही वापस दे दिया। फिर और कोई गधा आएगा, बोलेगा मैंने 12 मिनट और 36 सेकंड में वापस दे दिया। ऐसा नहीं होता है भाई। तूने पैसा उठाया, फिर तूने कौन से टाइम पे वो दिन में वापस दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिनिमम तो लगता ही है यार। रिक्शा में भी बैठेगा तो मिनिमम चार्ज लगता है कि नहीं? इमेजिन करो, ऐसे बाहर निकल के रिक्शा में बैठोगे, आजकल मिनिमम चलता क्या है? 26 रुपया चलता है। 26 रुपया मालूम है 1.5 किलोमीटर का होता है? डू यू नो दैट? 1.5 किलोमीटर का होता है। इमेजिन करो, कोई यहाँ से निकलेगा, एक्सक्यूज मी, कोई यहाँ से निकलेगा, रिक्शा में बैठेगा, बोलेगा मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन जाके बोलेगा अभी तक तो आधा ही किलोमीटर हुआ है। तो 26 रुपया 1.5 किलोमीटर का, तो आधा किलोमीटर का कितना? 8 रुपया 33 पैसा। घर की बात है, मैं तेरे को 9 रुपया दे देता हूँ। यू थिंक ऑटो वाला लेगा? ऑब्वियसली नो, बोलेगा भाई मिनिमम। तो भाई हर चीज़ में एक मिनिमम होता है, और वो मिनिमम एक दिन है। एक दिन का इंटरेस्ट तो लगता ही है। तो साले रोड पे जाएगा, पानी पूरी वाले के पास जाएगा, मेरे खाली एक पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, एक पानी पूरी देना। तेरा प्लेट का कितना है? 30 रुपया। कितना पानी पूरी देता है तू? 6 पीस देता है ना। देख, 6 पीस का 30 रुपया, एक पीस का 5 रुपया। एक पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, देना। ऐसा क्या कर रहा है? यू थिंक ही विल गिव यू? पहचान वाला रहेगा, जिधर तू रेगुलर खाता रहेगा तो बोलेगा छोड़ यार, एक का पैसा नहीं देना है तो ले ले, एक खा ले बस, जान छोड़। अदरवाइज थोड़ी देने वाला, मिनिमम पैसा तो लगने वाला है ना यार। तो बेटा हर चीज में लाइफ में मिनिमम है। समझो मैं 1 महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करेगा, आउट ऑफ स्टेशन चला गया, ऑफिस पे ताला मार दिया, घर पे ताला मार दिया, पूरा महीना यूज नहीं किया, मेन स्विच भी बंद कर दिया, तो वो महीने तुम्हारा इलेक्ट्रिक का बिल 0 आएगा। डू यू एग्री? क्यों? मिनिमम। तो बेटा जिंदगी में हर चीज में मिनिमम रहता है। वैसे इंटरेस्ट का मिनिमम इज 1 डे। इट इज नॉट आवर्स, इट इज नॉट मिनट्स और सेकेंड्स, इट इज 1 डे मिनिमम। आई होप इट इज क्लियर। चलो लास्ट क्या लिखा था आपने? नहीं, बैंक अकाउंट में क्या लिखा? हाँ बोल, एक्सक्यूज मी, या तो इंटरेस्ट खाली 1 लाख पे ही लगेगा, वही तो फायदा है।
सैंक्शन करवा के रख देने का, ताकि तेरे को जब जरूरत पड़े तो पैसा निकाल ले। लेकिन यही अगर तू 10 लाख का लोन लेता तो पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट आएगा, चाहे तू उसमें से 1 लाख यूज कर कि 5 लाख यूज कर। इसीलिए तो लोग ओवरड्राफ्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट देने को रेडी हो जाते हैं। बैंक लोन 10% पर एनम है, लेकिन ओवरड्राफ्ट पे 13% पर एनम है, बट दे डोंट माइंड पेइंग द 13% पर एनम, क्योंकि 10 लाख में से अगर मैं 1 लाख यूज करेगा मेरे को खाली 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, और यही अगर मैंने लोन लिया रहता तो पूरे 10 लाख पे भरना पड़ता। यही तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। लास्ट क्या लिखा आपने? बैंक अकाउंट। फिर क्या लिखा है? बैंक इज ऑर्गेनाइजेशन वी एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज अवर मनी, इट इज अवर मनी lying in बैंक करंट अकाउंट। इट इज अवर मनी, हमारा पैसा बैंक के करंट अकाउंट में है, lying in बैंक करंट अकाउंट। नेक्स्ट लाइन, hence bank is our debtor, hence bank is our debtor। नेक्स्ट वन, राइट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो इसका भी आंसर क्या है? विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल। सो इट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट लाइन में लिखो, it represents money over withdrawn from our current account in bank, over withdrawn from our current account in bank। Next line, bank is our, anybody? Creditor, since such overdrawn money is payable in future। अब तुम्हारा होमवर्क सुन लो, बिकॉज मेरे को भी गोल्डन रूल्स करवाना है 10 मिनट। तुम्हारा होमवर्क है ये सारे क्लासिफिकेशन करके आने का। कौन से सारे? कहता नंबर क्या? लास्ट नंबर, बस वही। अब राइट साइड में देखो, उधर भी 3 एक्सरसाइज दिया है। यस एवरीबॉडी? कैसे करोगे मैं बता देता हूं। नोटबुक में खाली कौन सा अकाउंट है वो लिख के आना, रीजन के लिए जगह छोड़ देना। किसके लिए? हाँ हाँ सबके लिए। रीजन तो बेटा लिखना ही पड़ता है। देख, जो रीजन तुझे आता रहेगा वो तू बिंदास लिख, बट इसमें बहुत सारा तुमको कुछ नया अकाउंट दिखेगा तो उसके लिए क्या करने का मालूम है? जगह छोड़ देने का। समझा सबको? एक के लिए 2 लाइन तो बहुत हो गया रे। कोई भी एक के लिए 2 लाइन। एक्सक्यूज मी, लेक्चर इज नॉट ओवर, बिकॉज मुझे 10 मिनट लास्ट का कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ बुक कीपिंग करवाना है। सो रिलैक्स, लास्ट 10 मिनट्स। या एक्सक्यूज मी, सो प्लीज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ना, जो नहीं आता रहेगा लिसन टू मी केयरफुली, उसका नाम लिखने का, अंडरलाइन करने का, 2 लाइन ब्लैंक छोड़ देने का और आगे बढ़ने का। बिकॉज बहुत सारे कुछ नए टर्म्स आएंगे, शायद आपको उसका मीनिंग नहीं पता रहेगा। ये हर एक टर्म मैं डिटेल में डिस्कस करेगा। मुझे जानना क्या है मालूम है कि तुमको कितना अब तक आता है। बहुत सारा तुमको आता भी रहेगा। देख नंबर 26, मैं से एब्रप्टली पूछता हूँ, नंबर 26 सीधा आंसर दो मुझे।
intangible real account. Number 37, personal account. Number 18, इंश्योरेंस. अभी आप शायद अटक जाओगे क्योंकि मुझे बताना है, वही बोल रहा हूं. रिलैक्स. दैट इज रॉन्ग आंसर बाय द वे. मेरे को बोलने दो. अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुनो ना, वरना 10 मिनट मेरा इसमें ही जाएगा. मतलब तुमको इंश्योरेंस का शॉर्ट आंसर नहीं मालूम है तो क्या करने का, इंश्योरेंस लिखने का बाजू में जो आंसर लिखो वो पेंसिल से लिखने का. क्यों पेंसिल से? क्योंकि मेरे को बहुत डाउट है. तो डाउट रहेगा तो पेंसिल से लिख के छोड़ देने का, नीचे ब्लैंक 2 लाइन छोड़ देने का. फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं तुमको एग्जैक्टली बताएगा. ये जो इंश्योरेंस है ना, बाय द वे इज अ नॉमिनल अकाउंट. Now why it is nominal account, we will discuss that in the next lecture, because you are paying insurance premium for the insurance policy taken. ये आपका एक्सपेंस रहता है. बट ऐसे में 2 मिनट में नहीं कर पाएगा क्योंकि 2 अकाउंट अलग रहता है. एक रहता है इंश्योरेंस अकाउंट, दूसरा रहता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. ये 2 अकाउंट अलग होता है. तो इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी. जितना आता है वो करो, नहीं आता है उसके लिए लाइन छोड़ दो और रेडी रह जाओ. चलो, नाउ आई एम कमिंग टू लास्ट फ्यू मिनट्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. टेक्स्ट बुक को बंद कर सकते हो, मतलब बैग में नहीं डाल. जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स है. तुमने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं 10 मिनट लेट था. आई एम गिल्टी. आई एम विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दैट. 5 मिनट प्लीज. बहुत भूख लगा है क्या? चलो कोई बात नहीं, विल डू इट इन द नेक्स्ट.